गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, नाम जिसका है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, इससे पहले हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, उसके बाद मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी बताई थी। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे, जर्नल एंट्रीज समझाई थी, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है जर्नल एंट्री में, तो आप उससे पूछ सकते हैं कभी भी, और किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो है सब्सिडरी बुक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे लिखी हुई है एक डेफिनेशन, सिंपल सी, सब्सिडरी बुक्स द सेट ऑफ बुक विच आर यूज्ड टू मेक प्राइमरी एंट्रीज of business transactions to make accounting easy and convenient is called subsidiary books। वो सेट ऑफ बुक्स जहां पे आप प्राइमरीली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं फॉर द कन्वीनियंस एंड इजी गोइंग, टू मेक इजी गोइंग फॉर द अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग को आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हम एक सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, जहां पे जर्नल को एक तरफ रख के हमने और कई सारी बुक्स इंक्लूड की हैं और उसमें हम ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सेट ऑफ बुक्स जो कहलाता है वो सब्सिडरी बुक्स कहलाता है। सब्सिडरी बुक्स को हम बुक्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन की जस्ट पार्ट हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं दैट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल जहां पे आप एक अकाउंट डेबिट करते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं, कम से कम हर ट्रांजैक्शन के लिए। उसी चीज को आगे एक्सपांड किया गया है, जहां पे हमने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल को सब डिवाइड कर लिया है, जर्नल को कई लोगों के बीच में बांट दिया। ऐसा क्यों किया गया है, इसका सिंपल सा रीजन है, जैसे जैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाते हैं तो एक बुक में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक आदमी के द्वारा, मतलब कोई एक बुक अगर होगी तो उसमें ऑब्वियसली रिकॉर्ड करने वाला भी एक ही बंदा होगा, और जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ते चले जाते हैं तो एक ही आदमी के लिए एक बुक में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है, उसकी एरर्स बहुत ज्यादा होने लगती हैं, ओवरबर्डन होने लगता है, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब वहां पे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होने लगती हैं। तो उसके काम को इजी गोइंग करने के लिए, काम को डिवाइड करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए और एरर फ्री अकाउंटिंग करने के लिए हमने क्या किया है कि यहां पे ट्रांजैक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंग हमने उनको अलग अलग बुक्स में डिवाइड कर दिया है, और ईच बुक इज मेंटेन्ड बाय सेपरेट पर्सन। इस तरीके से एक आदमी का जो काम है वो कई लोगों में डिवाइड हो जाता है, और वो सारी सेट ऑफ बुक्स जो हैं वो कहलाती है हमारी सब्सिडरी बुक्स या सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ठीक है, तो अगर हम सब्सिडरी बुक्स रखते हैं तो डायरेक्टली जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे प्राइमरीली, दे आर रिकॉर्डेड इन इंडिविजुअल सब्सिडरी बुक जिससे रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन होता है, और यहां पर जर्नल में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो हमारी अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते हैं ड्यू टू नेचर ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। ओके, तो कुल मिला के सब डिवीजन जो है वो जर्नल का ही एक एक्सटेंशन है, जहां पे हमने एक जो अकाउंटेंट होता है, एक बंदा जो जर्नल की बुक को मेंटेन करता है, उसके काम को सब डिवाइड किया है ताकि उसका बर्डन कम हो जाए और अकाउंटिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एरर फ्री हो, जहां पे मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अब जो सब्सिडरी बुक्स हम मेंटेन करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिसएडवांटेज भी टू सम एक्सटेंट क्या हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। जब आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, जब सब्सिडरी बुक्स आप मेंटेन करते हैं, तो वहां पे आपका टाइम भी सेव होता है और लेबर भी सेव होता है। टाइम इसलिए सेव होता है क्योंकि एक ही आदमी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है तो बोथ द एस्पेक्ट्स दैट पर्सन हैज टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। इन एडिशन टू दैट उसको वहां पे नरेशन भी लिखना पड़ता है जिसमें उसका टाइम काफी जाता है,
और फिर जब एक ही आदमी सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है तो रिकॉर्डिंग करते वक्त उसको बहुत केयरफुल होकर काम करना पड़ता है, जबकि सब्सिडरी बुक्स में हमने काम को बांट दिया है। तो जिस आदमी का जो काम है वो सिर्फ उसी काम को देखता है, इसलिए उसका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो अपने काम के ऊपर रहता है, बाकी काम से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से उसके लिए वो इनकन्वीनियंट नहीं होता है बल्कि कन्वीनियंट हो जाता है, टाइम उसका सेव होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब डिवीजन जो है वो ना सिर्फ टाइम सेव करता है, लेबर भी सेव करता है। जो दूसरा काम है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे काम का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। हमने अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन्स अलग अलग क्लासीफाई किए और उनके लिए हमने अलग अलग बुक्स मेंटेन की है। तो इससे काम का बंटवारा हो जाता है। काम का बंटवारा होने से जो काम का बर्डन एक आदमी के ऊपर था वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए हर बंदे के पास, हर व्यक्ति के पास जो है वो काम बहुत ही लिमिटेड रहता है, जो ओवर बर्डन नहीं होता है। और इसका फायदा ये मिलता है कि वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तीसरा होता है रिड्यूसेस फ्रॉड्स एंड पॉसिबिलिटी। इससे पहले जब आप जर्नल मेंटेन कर रहे थे तो देयर इज ओनली वन बुक एंड वन पर्सन हु इज मेंटेनिंग द बुक। तो सारे ट्रांजेक्शन उसी के हाथ पे जाते हैं, वही सारी चीजें रिकॉर्ड करता है, तो देयर इज चांसेस ऑफ फ्रॉड। लेकिन जब ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाते हैं और वहां पे काफी सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो जब तक वो आपस में हैंडशेक ना कर लें, जब तक वो आपस में ना मिल जाए, तब तक फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर फ्रॉड करना है तो उन सभी को मिलना पड़ेगा आपस में और वो अपना एक गुट बना के फिर फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड करने के लिए सभी का मिलना जरूरी है। अगर एक आदमी फ्रॉड करेगा तो दूसरा आदमी उसको पकड़ पाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो सारे ट्रांजैक्शन एक आदमी रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इजी टू फाइंड डिटेल्स। बुक्स में जो भी डिटेल आपको चाहिए होती है, इंडिविजुअल अलग अलग नेचर के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन की गई हैं। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या उस टाइप के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो एट ए ग्लांस आपको उस बुक से इजीली अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद आते हैं अपन रिडक्शन इन एरर्स। ये मैंने आपको बताया कि जब आदमी के पास काम का बर्डन होता है तो गलतियां भी ज्यादा होने की संभावना होती है, लेकिन जब आपके पास काम का बर्डन कम हो जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ही देखने होते हैं जिनके बारे में आप बहुत आसानी से फैमिलियर हो जाते हैं उनसे, और इजीली आपको सारी चीजें समझ में आने लगती, याद होने लगती हैं, और इस तरीके से जो एरर होने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद इजी इन पोस्टिंग। जब हम पोस्टिंग करते हैं तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को जब हम पोस्ट करते हैं जर्नल से, है ना, पोस्टिंग अभी मैंने आपको बताई नहीं है, बट होता यह है कि एवरी ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड एट ए प्लेस where all the transactions in respect of a particular thing are gathered, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा एक्चुअली लेजर। तो यहाँ पे हर एक चीज के लिए हमें एक अलग अलग लेजर बनाना पड़ता है, जहां पे उस पर्टिकुलर लेजर, उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स एक जगह हमें सम अप करने होते हैं। तो ये चीज जो है वो सब्सिडरी बुक्स हमें इजी गोइंग कर देती है, स्पेशली इन केस ऑफ परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, जहां पे परचेज के पूरे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ट्रांजैक्शंस एक साथ एक सिंगल फिगर में पोस्ट किए जा सकते हैं। जर्नल के थ्रू अगर हम पोस्ट करते हैं तो हमें ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी। इट विल टेक टाइम और गलती होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पोस्टिंग करना होता है वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि हम एक समरी की पोस्टिंग एक साथ उसमें कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस। जो बड़े बिजनेस होते हैं वहां पर ये बहुत ही कन्वीनियंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ता जाता है तो एक अकेले आदमी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होने के साथ साथ उससे गलतियां होने की संभावना भी ज्यादा होती है, जो कि उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू द सब्सिडरी बुक्स। एंड लास्ट, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइजेशन। व्हेन यू मेंटेन अ पर्टिकुलर बुक, तो आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आता है वो पर्टिकुलर बुक का ही ट्रांजैक्शन आता है। तो यू नो वेरी वेल कि उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। स्टार्टिंग में आप उसको सीखते हैं, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन को आपको उसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। जो भी डिटेल्स आप लेते हैं वो आप कन्वीनियंटली याद कर पाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वही ट्रांजैक्शन देखने हैं, उन्हीं पार्टीज से डील करना है जो आपके कोर्स की हैं। तो इस तरीके से ना सिर्फ आप अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं,
कि जब भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन आपकी बुक से रिलेटेड मांगी जाती है तो आप इजीली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं और आप अपने काम में एक्सपर्ट भी होते चले जाते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर एक ही चीज को आप कई बार रिपीटेडली करते चले जाते हैं तो यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। और होता यह है कि आपसे अगर कोई रात में भी पूछता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाते हैं। तो ये आपकी एक्सपर्टाइजेशन होती है। ठीक है, अब यू नो वेरी वेल कि जहां पे एडवांटेजेस होते हैं वहां पे डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। तो इसके भी सब्सिडियरी बुक्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो हैं ही। सबसे पहला, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। वो बिजनेस जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, दिन भर में 10-12 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो ऐसे बिजनेस के लिए, या 50 ट्रांजेक्शन भी होते हैं, तो ऐसे बिजनेस के लिए जो सब्सिडियरी बुक्स हैं वो बहुत ही इरीजनेबल हैं। वहां पे इनकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे एक आदमी एक बुक में आराम से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकता है और इजीली उनको मेंटेन कर सकता है। तो बड़े बिजनेस के लिए ये कन्वीनियंट जरूर है, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए ये कन्वीनियंट नहीं कही जा सकती है, सुटेबल नहीं कही जा सकती है। साथ में होता है कॉस्टली। तो इंस्टेड ऑफ सिंगल बुक यू हैव टू मेंटेन सो मेनी बुक्स। अब चूंकि ट्रांजेक्शन भी कम है और आप बहुत सारी बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको कुछ लिटिल बिट नंबर ऑफ पर्संस भी ज्यादा अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं मानी जा सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्सिडियरी बुक्स के जहां पे एडवांटेज हैं वहां पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस किस टाइप की सब्सिडियरी बुक्स को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स या टाइप्स ऑफ फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स एंड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैश एंड नॉन कैश। दो ही तरह के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, या तो नकद या फिर उधार। तो ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज करने के बाद अब हम कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग बुक्स मेंटेन करते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है। इसमें आपको बता रहा हूं, जो कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए बुक होती है वो होती है सिंपल कैश बुक, दूसरी हो सकती है डबल कॉलम कैश बुक, तीसरी हो सकती है 3 कॉलम कैश बुक, चौथी हो सकती है मल्टी कॉलम कैश बुक और पांचवी होती है पेटी कैश बुक। ये हमारी टाइप्स ऑफ कैश बुक हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे बिजनेस में किस किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो भी कैश वाले। ठीक है, तो उनके हिसाब से आप यहां पे डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर हम आते हैं परचेज बुक, दूसरा सेल्स बुक, तीसरा परचेज रिटर्न बुक, चौथा सेल्स रिटर्न बुक, पांचवा जर्नल प्रॉपर और स्पेशल जर्नल बुक। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स में आ गए हैं। अब मैं आपको इनको सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने ट्रांजेक्शन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। हर बिजनेस में 99% कैश और क्रेडिट दोनों में ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसलिए हमने सब्सिडियरी बुक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कैश में, और एक वो ट्रांजेक्शन्स जो नॉन कैश होते हैं। नॉन कैश में फिर हमने और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी के ट्रांजेक्शन्स लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ रहे हैं यहाँ पे फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स। कैश ट्रांजेक्शन्स में हम साइज ऑफ बिजनेस और टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बेस पर अलग अलग टाइप की कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले ये सिंपल कैश बुक, ऐसे बिजनेस जो अपने आप में छोटे भी हैं, ठीक है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश में ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं। वैसे 99% आज की तारीख में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश में ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बट फिर भी हम ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि कोई ऐसी फर्म हो भी नहीं सकती है, हो भी सकती है। ठीक है,
तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप कैश ही रिसीव करते हैं, मतलब कैश में ही कोई सामान बेचते हैं और कैश में ही परचेज करते हैं, तो कन्वीनियंटली दे बिजनेस कैन मेंटेन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में आपको सिर्फ पैसा आना और पैसा जाना, जिस ट्रांजेक्शन से आपके पास पैसा आएगा और किसी ट्रांजेक्शन से आपके पास पैसा जाएगा, क्योंकि इसके अलावा क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप या तो कर ही नहीं रहे हैं या सिर्फ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हो वो कैश के थ्रू हो रहे हैं। देयर इज नो यूज ऑफ चेक एंड ड्राफ्ट एटसेट्रा। तो वहां पे आप सिंपल कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें कैश के ट्रांजेक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं, जो कैश आया उसको अलग और जो कैश गया उसको अलग। दूसरा हो सकता है आपका डबल कॉलम कैश बुक। जब ये उन बिजनेस में यूज की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड बुक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है जब आप कैश बुक में कैश के साथ साथ कैश डिस्काउंट के ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वहां पर डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन की जाती है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बुक्स, डबल कॉलम कैश बुक मींस जब आपके बिजनेस में कैश के साथ साथ आप चेक के थ्रू भी ट्रांजेक्शंस करते हैं तो उनको डबल कॉलम कैश बुक में मेंटेन किया जाता है, जहां पे साइमल्टेनियसली आप कैश और बैंक दोनों के ही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द सेम बुक, ठीक है। बट इन अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड बुक्स, यहां पे जो डबल कॉलम कैश बुक है उसका मतलब होता है कि व्हेन यू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। और 3 कॉलम कैश बुक, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ 3 कॉलम कैश बुक इन सीबीएसई बुक्स। वहां पे सिर्फ डबल कॉलम है, सिंपल कैश बुक है। यहां पे हम 3 कॉलम कैश बुक की जब बात करते हैं तो यहां पे कैश और कैश के साथ कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ साथ हम जो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शंस करते हैं चेक और ड्राफ्ट से, वो ट्रांजेक्शंस भी इसमें एट ए टाइम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस में कैश के ट्रांजेक्शन से या बैंक के भी ट्रांजेक्शन से या कैश बैंक और डिस्काउंट सभी के ट्रांजेक्शन से, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी कैश बुक का टाइप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की कैश बुक मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। और आई थिंक सो कि आज की तारीख में जो कैश और बैंक वाली जो कैश बुक है वो मेंटेन की जाती है, क्योंकि सभी बिजनेस कैश के साथ साथ चेक के थ्रू मतलब बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शंस कर ही रहे। उसके बाद आते हैं मल्टी कॉलम कैश बुक। ये 3 कॉलम कैश बुक जैसी ही है। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि कुछ बिजनेस होते हैं जो मोर देन 1 बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, मतलब एक बैंक के अलावा वो दूसरी बैंक के साथ में भी ट्रांजेक्शंस करते हैं या उनमें भी अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ऐसे बिजनेस जो हैं वो कैश बुक में बैंक के जो कॉलम होते हैं उसमें मल्टी कॉलम यूज करते हैं। अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग आपको ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं सेपरेटली, तो वहां पे मल्टी कॉलम कैश बुक यूज की जा सकती है। एंड लास्टली आई एम कमिंग टू पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक इज अ वेरी स्पेशल कैश बुक टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्मॉल अमाउंट, जहां पे छोटी छोटी अमाउंट के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक, सिर्फ एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन की जा रही है, वो कहलाती है पेटी कैश बुक। एंड इन दैट केस all those tiny transactions are not recorded directly in main cash book, ठीक है। They are conveniently recorded in a single figure in main cash book, ठीक है। डिटेल्स में पूरा आपको पेटी कैश बुक में मिल जाता है। दूसरी तरफ हम आते हैं परचेज बुक। अब ये जो बुक है, स्टार्टिंग के जो 4 बुक्स हैं, दे आर कंसर्न विद द गुड्स। यहां पे हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो गुड्स से रिलेटेड हैं। गुड्स का मतलब आपको मालूम है कि ऑल द थिंग्स इन विच वी डील इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिनके लिए स्पेशली हम बिजनेस करते हैं, वो कहलाती है हमारी गुड्स। तो इसमें जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे दे मस्ट बी रिलेटेड विद द गुड्स एज वेल एज ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश वाले ट्रांजेक्शंस कैश बुक में आ जाएंगे, उनका क्रेडिट ट्रांजेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है। और चूंकि ट्रांजेक्शन अगर क्रेडिट में है तो उसका कैश से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहां रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसके लिए प्लेस यहीं पर होगा, ठीक है। अब गुड्स से रिलेटेड होगा तो आइदर ऑफ द मतलब इन 4 बुक में से किसी एक बुक में रिकॉर्ड होगा। अब द ट्रांजेक्शन, इफ द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड विद द परचेज ऑफ गुड्स, देन वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर वो सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो वो सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर वो परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन है तो परचेज रिटर्न बुक अलग होगी
और अगर वो सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स रिटर्न की बुक अलग होगी। तो सिंपली वी कैन से कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स होने चाहिए ट्रांजेक्शन में। फर्स्ट, द ट्रांजेक्शन शुड बी रिलेटेड विद द गुड्स एंड शुड बी ऑन क्रेडिट। अगर वो उधार है और गुड्स से रिलेटेड है तो इन चार बुक में से किसी एक जगह आएगा। ऑब्वियसली नाम से यहां पे समझ में आ रहा है कि परचेज बुक अलग है तो सेल्स बुक अलग है। और अब हम आते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो कैश भी नहीं है, गुड्स से रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, अब कैश नहीं है तो क्रेडिट होगा, गुड्स से रिलेटेड नहीं है तो ऑब्वियसली कि वो इन चारों बुक्स में नहीं आ सकता है। तो यहां जो हम बुक मेंटेन कर रहे हैं, स्पेशल जर्नल या जर्नल प्रॉपर, this book is maintained for those transactions which cannot be recorded in either cash book or in these four books। वो सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं स्पेशल जर्नल में या जर्नल स्पेशल में, इसको हम बोल सकते हैं जर्नल। और इसमें जर्नल एंट्री के थ्रू ही आप ट्रांजेक्शन करते हैं। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसमें जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, जैसे एडजस्टमेंट के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और अदर देन गुड्स, सेल और परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, उसके ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज हो सकती हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं, क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शंस अभी भी बचते हैं जो या तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं और ना ही हमारी इन चार बुक्स में रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर के थ्रू। अब वन बाय वन मैं इन बुक्स के आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं और उसके बाद इनमें क्वेश्चंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उनके बारे में भी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। ये हमारी सिंपल कैश बुक, इसको हम टोटलिटी में दो पार्ट में पहले ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड में हमारे टोटल होते हैं 4 कॉलम्स। यहां पर डेट, देन पर्टिकुलर, डेट का कॉलम, डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर एलएफ का कॉलम और फिर अमाउंट। ऐसा ही डेट का कॉलम, डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम और एलएफ और उसके बाद अमाउंट। यह हमारा फॉर्मेट है सिंपल कैश बुक का। अब कैश जो होता है वो हमारा एक असेट होता है एंड वी नो वेरी वेल, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं जनरल एंट्रीज में, जब भी आपकी असेट बढ़ती है, इक्वेशन में बढ़ा था, जब भी असेट बढ़ती है तो प्लस होती है, तो असेट का ये वाला जो साइड होता है ये प्लस साइड कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो साइड है वो माइनस साइड कहलाता है। तो ड्यू टू एनी ट्रांजेक्शन, अगर आपकी कैश बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, डेबिट साइड, और इफ योर कैश इज गोइंग डिक्रीज देन द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, किसी ट्रांजेक्शन से अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो एंट्री इस तरफ होगी, अगर पैसा जा रहा है तो एंट्री इस तरफ होगी। तो इस साइड को और इस साइड को आप कन्वीनियंटली ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज द रिसीट साइड, क्योंकि रिसीव जब भी होता है पैसा बढ़ता है, तो दिस इज द पर्टिकुलर ऑफ रिसीट्स, दीज आर द पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट्स। व्हेनेवर यू मेक पेमेंट तो कैश विल रिड्यूस, इस तरफ आपको रिकॉर्ड करना है। जब यहां पर आएगा, जब पैसा आपके पास आता है तो आपको यहां पर रिकॉर्ड करना है। तो इसमें कन्वीनियंटली आपको बता रहा हूं, सबसे पहला जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वो होता है टू कैपिटल। जिस डेट में आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पर होगा टू कैपिटल अकाउंट। और चूंकि कैपिटल से बिजनेस में पैसा आता है इसलिए प्लस साइड में आएगा, जो भी अमाउंट होगा वो आप यहां पर लिखेंगे। आफ्टर दैट अगर आप उस पैसे से कोई भी चीज परचेज करते हैं, सपोज गुड्स, तो यहां पर आएगी एंट्री बाय परचेज, बिकॉज व्हेनेवर यू परचेज समथिंग यू हैव टू पे। तो बाय परचेज करके आप यहां पर रिकॉर्ड उसको करेंगे और जो भी अमाउंट होगा वो आप यहां पे लिख देंगे। यहां इसका अमाउंट आ जाएगा, यहां पर इसका अमाउंट आ जाएगा। अब अगर गुड्स सेल होता है कैश में, ठीक है,
तो कैश में अगर कुछ सेल होता है तो उससे हमारे पास पैसा आता है, आने की एंट्री इस तरफ होगी। यहां पर आपको लिखना है पैसा आपको किस सोर्स से आ रहा है उसका नाम लिखना होता है, तो वी आर रिसीविंग मनी थ्रू द सेल्स, तो आप यहां पर लिखेंगे सेल्स और अमाउंट आ जाएगा यहां पे सेल्स में। अब सपोज करेंगे इसके बाद मान लो आप फर्नीचर खरीदते हैं बिजनेस में, तो फर्नीचर अगर आप खरीदते हैं कैश में तो यू हैव टू पे कैश, और अगर आप कैश पे करेंगे तो पेमेंट साइड में भी होगी। आप यहां पर लिखेंगे फॉर व्हाट यू आर पेइंग कैश फॉर फर्नीचर, यहां पर आप लिखेंगे फर्नीचर। इस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस को वन आफ्टर वन रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस होंगे जिसमें आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं और जिसमें आपको कैश में पैसा मिल रहा है। अगर कोई भी उधारी का ट्रांजैक्शन होगा तो आपको यहां पे रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज नाइदर कैश इज कमिंग नॉर कैश इज गोइंग, राइट। तो यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे कैश कमिंग और कैश गोइंग, राइट। इसके बाद अब मैं इसी में आपको एक्सटेंड कर रहा हूं और अब डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपको बना के बता रहा हूं। डबल कॉलम कैश बुक में यहां पर थोड़ा सा चेंज, एलएफ के कॉलम के बाद यहां पर अमाउंट में हम 2 कॉलम बना देंगे, और ऐसा ही इस तरफ होगा, एक एलएफ का कॉलम और एलएफ के कॉलम के बाद अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे, जिसमें आप क्या लिखेंगे वो आपको बता रहा हूं। एक कॉलम हो जाएगा कैश का और एक कॉलम हो जाएगा कैश डिस्काउंट का। यहां पर भी ऐसे ही एलएफ, एक कैश और दूसरा कैश डिस्काउंट, राइट। तो अब whenever you make the payment और you receive the money, तो उसके साथ में अगर कैश डिस्काउंट भी दे रखा है तो आपको डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट कॉलम में लिखना है। सपोज करें कि राम से आपको पैसा मिलता है एंड यू गेट 950, तो यहां पर आप लिखेंगे टू राम, कैश में आपने रिसीव किया 950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000 रुपीज। 1000 के फुल सेटलमेंट में आपने 950 रुपीज रिसीव किया है, इसका मतलब 950 कैश में आएगा एंड रिमेनिंग 50 रुपीज इन डिस्काउंट। और इसी तरीके से अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करते वक्त आप उससे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे आपने पे किया बाय श्याम, ये आपने पे किया शाम को, और मान लो इसको आपने दिए 9700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 97 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ 100, तो 3 रुपए डिस्काउंट में चले जाएंगे और 97 जो है वो कैश कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी सिंपल कैश बुक थी, और सिंपल कैश बुक के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 कॉलम कैश बुक। तो हम ट्रांजेक्शंस को थोड़ा फॉर्मेट को और थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं इसमें, क्वेश्चंस में आपको बाद में करवाता हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन ही बता रहा हूं, मतलब बुक्स के नाम ही बता रहा हूं, उसका फॉर्मेट बता रहा हूं। यहां पे एक पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर के बाद आपको लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो के बाद आपके 3 कॉलम्स आएंगे 1, 2 एंड 3। उसके बाद आपका डेट का कॉलम वापस आ जाएगा, और डेट कॉलम के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ, और फिर अमाउंट के 3 कॉलम 1, 2 एंड 3। ये होंगे आपके कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ऐसा ही यहां पर होगा कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये एलएफ है, ये एलएफ है, ये पर्टिकुलर है। इस तरीके से यहां पर ये अमाउंट के 3 कॉलम बनते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 3 कॉलम कैश बुक। एक कॉलम होता है कैश, जिसमें आप सिर्फ कैश दे रहे हैं और कैश रिसीव कर रहे हैं।
बैंक का कॉलम होता है अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके बाद अगर आपके ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट आपने दिया है या आपको मिला है तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा और वो आप डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से 3 कॉलम कैश बुक जो है वो बहुत सारे कॉलम को एक साथ, मतलब 3 जो अलग अलग बुक्स हम मेंटेन कर रहे थे, सिंपल कैश बुक फिर या फिर कैश और डिस्काउंट बुक, और इसमें हमने कैश और डिस्काउंट के साथ साथ बैंक को भी मर्ज कर लिया है। तो ये हमारी एक जो सिंगल कैश बुक है ये बहुत सारी चीजों का पर्पस हमारा सॉल्व करती है। इसमें 3 चीजें एक साथ चल रही हैं। तो अगर आपके बिजनेस में बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो आप ये वाली बुक यूज करें। डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो भी, और सिर्फ जब कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं तो ही सिंपल कैश बुक आपको मेंटेन करना कन्वीनियंट हो सकता है। अदरवाइज आप 3 कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम मेंटेन करें तो वो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगी।